नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू IQ स्टडी विद विकास तिवारी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। आज सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। एक्चुअल में प्रकाश होता क्या है, सबसे पहले आइए जानते हैं। आप इससे पहले भी पढ़े होंगे प्रकाश क्या है। हर दिन, हर आए दिन आप इससे घिरे हुए हैं, हर रोज आप देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। एक्चुअल में प्रकाश एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी उसके ही रूप में संचारित होता हुआ एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिरकार प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। मतलब ये कि प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है, प्रकाश आता कहाँ से है, यानी कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं। और इससे पहले हम ये जान लें कि प्रकाश के स्रोत कहते किसको हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। प्रकाश के स्रोत वे होते हैं जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है, यानी कि निकलता है। जैसे कि सूर्य, ये विद्युत का आपका बल्ब हो गया, और भी ऐसी कई सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता हो, उनको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश खुद व खुद निकलता है, यानी कि उनका स्वतः प्रकाश होता है। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से विद्यमान होती है। यानी कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि सूर्य, बिजली का बल्ब, और भी कई सारी ऐसी वस्तुएं, मोमबत्ती, ये सारी जो है वस्तुएं आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। अर्थात जैसे कह सकते हैं ईंट हो गया, पत्थर हो गया, और आप अप्रदीप्त कह लीजिए या फिर नॉन लुमिनस बॉडी कह लीजिए, ये दोनों सेम है। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरणें। आखिरकार ये प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की किरणों के बारे में सबसे पहले आइए जानते हैं। ये प्रकाश तो क्लियर हो गया, मतलब प्रकाश आप समझ गए प्रकाश क्या होता है। अब प्रकाश की किरणों के बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी प्रदीप्त पदार्थ यानी कि वस्तुएं जिनसे प्रकाश जिस पाथ से निकलते हुए आता है, जैसे कि मोमबत्ती का लौ, सूर्य से निकला हुआ किरण, ये सभी क्या है, एक सरल रेखा में गमन करते हैं। जैसे कि सूर्य से निकला हुआ प्रकाश एक सीधी रेखा में निकलता है, यानी सिंपल सा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, और जिस सीधी रेखा में गमन करती हुई ये किरणें हैं, एक्चुअल में हम उनको ही कह सकते हैं ये प्रकाश किरणें हैं। आगे बढ़ेंगे किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों के समूह, यानी कि एक साथ कई सारे प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो इनका एक समूह बन जाता है। तो प्रकाश के किरणों की जो समूह होती है उसको ही हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, यानी कि बीम्स ऑफ लाइट। आगे बढ़ेंगे। ये किरण पुंज होती कितने तरह की हैं? 3 तरह की। ये किरण पुंज 3 तरह की होती हैं। पहला किरण पुंज जो है वो अपसारी किरण पुंज है, दूसरा समानांतर किरण पुंज है, तीसरा अभिसारी किरण पुंज है। सबसे पहले हम देखेंगे अपसारी किरण पुंज के बारे में। अपसारी किरण पुंज क्या होता है?
आपने देखा होगा कई ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश निकलता है और यानी कि उत्सर्जित होता है, और उत्सर्जित होने के साथ ही फैलना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। तो सिंपल है कि जब किरण पुंज यानी वह किरण पुंज यानी कि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से जब निकलती हैं और निकलने के साथ फैलना शुरू हो जाती हैं, तो वैसे ही किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और भी कई सारे आपने प्रकाश के स्रोत देखे होंगे जिनसे निकली हुई प्रकाश की किरणें समानांतर दिशा में यानी समानांतर वे में गमन करती हैं। अब ऐसा कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट काफी दूरी पर होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट काफी दूरी पर होगा, जैसे कि सूर्य से निकली हुई जितनी भी सारी किरणें होती हैं वो पैरेलल वे में गमन करती हैं, यानी कि उनका पाथ जो होता है, उनका जो पथ होता है, रास्ता जो होता है वो समानांतर होता है। हम कह सकते हैं कि जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनसे जो निकली हुई प्रकाश की किरणें होती हैं वो समानांतर पाथ में गमन करती हैं, और वैसे ही जो किरण पुंज होते हैं वो समानांतर किरण पुंज कहलाते हैं। अब हम लोग तीसरा किरण पुंज यानी कि अभिसारी किरण पुंज के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में ये क्या होता है? तो जैसे कि हमने समानांतर किरण पुंज के बारे में समझा और अपसारी किरण पुंज के बारे में समझा। अपसारी में हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वो डिस्पर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और समानांतर में हमने ये देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट काफी दूरी पर हो तो उससे निकली हुई जो किरण पुंज है वो एक समानांतर दिशा में गमन करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं जिनसे निकला हुआ प्रकाश किसी एक बिंदु पर जाकर के संगठित हो जाता है, मिल जाता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। तब वैसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, वस्तुओं से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपने से प्रकाश को पास करने देती हैं यानी कि गुजरने देती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने से होकर के प्रकाश को नहीं गुजरने देती हैं, मतलब प्रकाश उनसे होकर के नहीं गुजर सकता। और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा होकर के प्रकाश गुजर सकता है। अर्थात अब हम लोग देखने जा रहे हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में, यानी कि वस्तुओं के बारे में। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। पारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश होकर के गुजर सके, पास कर सके। अर्थात ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पानी हो गया, हवा हो गया, और भी ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सिंपल है। अब आगे हम लोग देखेंगे पारभासी के बारे में। पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? पारभासी वस्तुएं वे होती हैं, पारभासी वस्तुएं वे होती हैं जो अपने से होकर के प्रकाश को थोड़ी सी मात्रा में पास होने देती है। मतलब ये कि प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं गुजरेगा उस वस्तु से होकर के। जैसे कि आप बचपन में देखे होंगे कोई कागज है जिस पर तेल लग गया, कोई कागज है जिस पर तेल लग गया हो, और उससे जब हम प्रकाश को गुजारते हैं यानी जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो जो प्रकाश का पूर्ण भाग है उससे होकर के नहीं गुजर पाता है,
उसका थोड़ा सा ही भाग उससे होकर के गुजर पाता है। अर्थात ऐसी जितने भी सारी वस्तुएं होती हैं उनको हम प्रभासी वस्तुएं कहते हैं। अगला, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश ना गुजर सके, जैसे कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, धातु का प्लेट हो गया, ये सभी क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। देखिए, इतना सारा बोर्ड पे लिखवाना मुमकिन नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार देख करके इसको नोट करते रहें, इसको देख करके कॉपी पर नोट करते रहें। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। प्रकाश के प्रवर्तन यानी कि अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रकाश किस तरह से प्रवर्तित होता है। प्रकाश के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हम एक पॉइंट है प्रवर्तन, उसके बारे में जान लेंगे और तब अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। प्रवर्तन क्या होता है? जब कोई भी वस्तु से लाइट हो, ध्वनि हो, टकरा करके किसी माध्यम में, जैसे माध्यम कुछ भी बन सकता है, हवा हो गया, आपका जल हो गया, शीशा हो गया यानी कि मिरर हो गया, वहां से टकरा करके ठीक उसी माध्यम में दोबारा लौट जाती है, उस चीज को हम प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रवर्तन ध्वनि का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रकाश के किसी बिंदु से, सबसे पहले ये जान लें कि प्रकाश के प्रवर्तन कहते किसको है। प्रकाश के किसी भी बिंदु से टकरा करके लौटने की क्रिया जो होती है वही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप अभी यहां पर देख रहे होंगे। हम अभी ये देखेंगे कि प्रवर्तन होता कैसे है, यानी कि कितने तरह से होता है। प्रवर्तन दो तरह से होता है, एक नियमित होता है और एक अनियमित होता है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित प्रवर्तन किसको कहते हैं? तो नियमित प्रवर्तन वो होता है जब किसी माध्यम पे, यानी कि जो सरफेस है हमारा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्रवर्तक पृष्ठ है, यानी कि प्रवर्तक सतह जो है उससे टकरा करके, सेम जैसे मान लीजिए कि यहां से ये लाइट इस प्रवर्तक सतह पर पड़ा और पड़ने के साथ फिर उसी दिशा में पैरेलल वे में प्रवर्तित हो गया, तब इस तरह के प्रवर्तन को हम नियमित प्रवर्तन कहते हैं। जैसे कि मिरर पर जब लाइट पड़ता है, यानी कि जब किसी दर्पण पर लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो पड़ने के साथ जिस एंगल पर, जिस कोण पर उस दर्पण पर प्रकाश पड़ा, उसी एंगल पर वो वापस प्रवर्तित भी होता है। तो इस तरह के जितने भी सारे प्रवर्तक पृष्ठ होंगे वो नियमित प्रवर्तक के उदाहरण होंगे। अब अनियमित जान ले क्या होगा। जैसे कि ये तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मिरर से ही रिफ्लेक्शन हो, यानी कि प्रवर्तन हो। रिफ्लेक्शन तो मान लीजिए किसी और भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, पत्थर से हो सकता है, ईंट से हो सकता है, दीवार से हो सकता है, कॉपी से हो सकता है, बुक से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो प्रवर्तक सतह आपका कुछ भी हो सकता है। तो जब प्रवर्तक सतह हमारा खुरदरा हो, कहने का मतलब चिकना ना हो। मिरर का तो जो आपका प्रवर्तक सतह है वो तो प्लेन होता है, चिकना होता है, तो उससे जब भी प्रवर्तन होगा वो नियमित होगा। और जब हमारा प्रवर्तक पृष्ठ यानी कि प्रवर्तक सतह खुरदरा हो, तो जब ये आपतित किरण यानी कि ये जो प्रकाश किरण है जब उस प्रवर्तक सतह पर पड़ेगी, तो पड़ने के साथ ठीक उसी डायरेक्शन में यानी कि उसी कोण पर प्रवर्तित नहीं होगी,
उसका रास्ता बदल जाएगा, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, मतलब कहने का ये है कि अपना दिशा चेंज कर लेगी। तो इस तरह के जितने भी प्रवर्तन होंगे उसको हम कहेंगे अनियमित प्रवर्तन। ये थोड़ा टॉपिक से हट के था, बस ये समझने के लिए है। आगे हम लोग अब यहाँ पर अपना जो पॉइंट है वो देखने जा रहे हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन में जो मेन चीजें होती हैं आखिर क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपतित किरण के बारे में। ये आपतित किरण क्या होता है? आप हमेशा देखते होंगे जो मिरर है यानी दर्पण है उस पर प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है किसी न किसी स्रोत से। तो जो किसी बिंदु से किसी वस्तु से आती हुई किरणें हैं, जो आती हुई किरणें हैं उसी को हम आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे। दूसरा है आपतन बिंदु। ये आपतित किरणें प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है, यानी कि जिस बिंदु पर आकर के टकराती है वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रवर्तित किरण। क्या है प्रवर्तित किरण? देखिए, जो आपतित किरण है ये किसी न किसी बिंदु यानी किसी वस्तु या किसी भी प्रकाश स्रोत से आती है। आने के साथ किसी न किसी माध्यम से तो टकराएगी। जिस माध्यम से टकराए, यानी कि जिस प्रवर्तक पृष्ठ पे, वो ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो जिस माध्यम पे आकर के वो पड़ा यानी कि टकराया और टकराने के साथ ही उसी माध्यम में दोबारा वापस लौट गया, तो जो किरणें लौटती हैं टकराने के बाद वही किरणें प्रवर्तित किरण कहलाती है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है आपतन कोण। क्या होता है? इसको जानने से पहले हम अविलंब के बारे में जानेंगे। अविलंब के बारे में क्या होता है अविलंब? तो देखिए, जो आपतित किरण है ये प्रवर्तक सतह के साथ, जब आपतित किरणें प्रवर्तक सतह पर आकर के टकराती हैं, यानी प्रवर्तक सतह से टकराने के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि 90 डिग्री का एक समकोण बनाएंगी। तो ये जो समकोण बनाती हुई रेखा है, ये जो समकोण बनाती हुई रेखा है उसी को हम अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। सिंपली इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हम देखेंगे आपतन कोण। क्या होता है आपतन कोण? ये जो आपतित किरण है और अविलंब है, आपतित किरण और अविलंब के बीच एक रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन तब बनेगा जब ये आपतित किरण आकर के इस प्रवर्तक पृष्ठ से टकराएगी। तो टकराने के साथ जो ये कोण बनेगा अविलंब और आपतित किरण के बीच, यही आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण। दूसरा है प्रवर्तन कोण। क्या है ये? तो जब ये किरणें प्रवर्तक सतह के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद उस माध्यम में लौटेंगे जिस माध्यम से आए, तो लौटने के साथ ये अविलंब और प्रवर्तित किरण के बीच भी एक एंगल बनता है, यानी कि एक कोण बनता है। तो उस कोण को ही हम क्या कहते हैं? उस कोण को ही हम क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण। अब ये सारी चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रवर्तन के नियम क्या है। आखिरकार जब भी कोई चीजें बनाई जाती हैं तो उसके रूल्स भी होते हैं। तो वो रूल्स क्या है
वो नियम क्या है, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यही देखेंगे। तो इसके दो नियम हैं, प्रवर्तन के दो नियम हैं। पहला क्या होता है, आइए देखेंगे। पहला नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है प्रवर्तन कोण के साथ, यानी कि दोनों हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये कहता है कि जो ये आपतित किरण है और ये अविलंब है और ये प्रवर्तित किरण है, तीनों एक ही सीध में व्यवस्थित होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन सेम प्लेन। क्लियर है यहां तक? तो ये दो नियम है प्रकाश के प्रवर्तन के। अब प्रकाश का प्रवर्तन, ये चीजें आप कॉपी में नोट करते रहेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, क्योंकि बोर्ड पे ये सारी चीजें लिखवाना काफी मुश्किल भरा काम है। तो इस चीज को आप देखिएगा बार बार और कॉपी पे नोट करते रहिए, और नोट करेंगे तो काफी ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा वीडियो स्लो है तो और भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो तेज किया जा सकता है। तो इस चीज को देखेंगे तो काफी क्लियर होगा, और लिखवाना काफी दिक्कत भरा काम है और समय भी कम होता है हम लोगों के पास। तो इसलिए आप इस चीज को बार बार देखिए, और बार बार देखने के बाद ही काफी क्लियर हो। स्वागत है आपका फिर से न्यू IQ स्टडी में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रकाश के प्रवर्तन के नियम तक पढ़ा था। अब आगे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि जो प्रतिबिंब है एक्चुअल में है क्या। किसी भी वस्तु का जो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि बाह्य प्रदर्शन कह सकते हैं आम भाषा में, तो जो किसी भी वस्तु का एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम किसी दर्पण या किसी भी प्रवर्तक सतह के माध्यम से उस वस्तु के जैसा ही उसका एक आर्ट यानी कि कला के माध्यम से सेम टू सेम इमेज प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, वहीं जो उस वस्तु का इमेज है उसका वो प्रतिबिंब कहलाता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब होता दो प्रकार का है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब समझिए, जब कोई आपतित किरण यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है, यानी कि वास्तविक रूप से मिलती है, तब वैसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वैसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तथा जब कोई आपतित किरण या किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किसी बिंदु पर दर्पण से प्रवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। दोनों में अंतर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब किसी ऑब्जेक्ट का जब प्राप्त करेंगे हम, तो उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से उसको देखा जा सकता है। और जो आभासी प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। दूसरी चीज, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा हम बिंदु से या फिर टूटी हुई रेखा से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब तक आप समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि जब हम किसी दर्पण से, ठीक है, जब हम किसी दर्पण से या जब किसी दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो उसकी खूबियां क्या क्या होती हैं। उससे पहले एक चीज हम लोग जान लें कि दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो दर्पण एक ऐसा वस्तु है, दर्पण एक ऐसा वस्तु है जिस पर आपतित किरण आकर के टकराएगी और सेम प्रतिकृति का प्रवर्तित किरण उससे प्राप्त होगा, यानी कि इमेज प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। दर्पण दो तरह के होते हैं सिंपली अगर देखा जाए तो। पहला होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण सबसे पहले हम लोग समझेंगे। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह यानी प्रवर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? प्लेन हो। जिस दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो वैसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। अब आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषताएं क्या क्या होगी। विशेषताएं क्या क्या होंगी? पहला विशेषता ये होता है कि जब किसी वस्तु का समतल दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर आगे की तरफ बनेगा जितनी पीछे ऑब्जेक्ट रखी हुई रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितनी ही आगे होती है, कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितनी ही आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे की तरफ बनता है। ठीक है, ये पहली विशेषता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार देख करके जो भी बातें बताई जा रही हैं नोट करने की कोशिश करिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, अर्थात जब देखेंगे उस वक्त तो समझ में आएगा, लेकिन फिर आगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो वापस से आपको समस्या क्रिएट होने लगेगी। तो इससे बेहतर है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त आप इस चीज को नोट करते रहिए। आगे हम लोग देखेंगे और भी विशेषताएं समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब का। दूसरी विशेषता यह है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है हमेशा समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी चीज, जो प्रतिबिंब बनेगा यानी कि जो वस्तु का आकार होगा, यानी वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ये समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरी जो होती है वो ये कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में सीधा बनता है वस्तु की अपेक्षा। नेक्स्ट अगला जो होता है हमारा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल इमेज होता है। इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर नहीं उतार सकते। आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। क्या होता है गोलीय दर्पण? अब इससे पहले स्फीयर के बारे में यानी कि गोले के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे।
गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्लियर है? गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण होता दो तरह का है। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। पहला एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे, खैर ये कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं और उसके बाद फिगर से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का वह हिस्सा यानी खोखले गोले का वह हिस्सा जो यानी कि जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरह धंसा हुआ वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। दूसरा उत्तल, वह दर्पण यानी वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, वैसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कई सारी भिन्नताएं हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कई सारी भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को हम देखेंगे। उससे पहले हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब को देखेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण में किसी स्थान पर वो फिक्स्ड होता है, कहाँ रखेंगे, तो जब हम रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी अवतल दर्पण में जहाँ पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या उत्तल दर्पण में हम रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अभी फिलहाल देखने वाले हैं। इससे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं और इस चीज को आप नोट करते रहें, रिक्वेस्ट है आपसे नोट करते रहें।